एवरीवन, दिस इज गौरी। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। इस वीडियो में हम आज मीनिंग ऑफ रिसर्च पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और उसी के साथ थियरी भी देखेंगे। हम सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज इस सब्जेक्ट पर हमेशा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो इस एग्जाम की डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, बट इसके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 22 सितंबर थी। जैसे ही इसकी एग्जाम डेट डिक्लेयर होगी, मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगी। जैसे मैंने कहा, हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं और इसके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ओके, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ भी देते हैं। इस कोर्स के जरिए हम आपको 100% पासिंग मार्क्स की गारंटी देते हैं। तो हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप पासिंग मार्क्स स्कोर कर सको, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए जल्द से जल्द आपको ये कोर्स परचेस करना होगा ताकि आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको। कोर्स को परचेस करने के लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है या फिर स्क्रीन पर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर वीडियो लेक्चर। पर उसके पहले मैं आपको इस कोर्स के बारे में बता दूं। तो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पर ये कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं और उसमें हम लोग एमसीक्यूज और थियरीज दोनों भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से पढ़ सको। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग फुल सिलेबस नोट्स और मॉक टेस्ट। हम ऐसे नोट्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आप सिंपल लैंग्वेज में ये सब स्टडी कर लो, और हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आप रिवाइज कर सको और आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर सको। इवन वी प्रोवाइड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ। तो हम आपको एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें इतने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, और इसकी वजह से एग्जाम में हमारे पीडीएफ से 30 to 35 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। और ये जो स्टडी मटेरियल है, ये दोनों भी लैंग्वेज में प्रोवाइड हम करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ओके, तो स्टूडेंट्स, जब आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेते हो तो वो इंफॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट होती है, पर हम ये जो सब दे रहे हैं, ये सब हम आपको सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपका टाइम भी बच जाएगा और आप अच्छी तरीके से स्टडी भी कर सको। और इसी की वजह से हम आपको गारंटी देते हैं कि आप पासिंग मार्क्स स्कोर कर सको। ओके, तो इसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है, और उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। याद रखो, यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर थ्रू व्हाट्सएप ओनली। आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, let us begin with our video. Which one of the following is the main purpose of research? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है कि रिसर्च का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है। तो हम पहले देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या है। हमारा पहला ऑप्शन है टू क्रिएट नॉलेज, दूसरा ऑप्शन है टू कंस्ट्रक्ट रियलिटी, तीसरा ऑप्शन है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें टू क्रिएट नॉलेज, तो रिसर्च हमें हेल्प करता है इन क्रिएटिंग द नॉलेज। अगर हमें कोई नॉलेज क्रिएट करना है तो रिसर्च हमें हेल्प करता है। ओके, टू कंस्ट्रक्ट रियलिटी। ओके, जब भी हम कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं और उसको जनरलाइज करते हैं, तब हम उस पर कोई रियलिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब अगर हमें कोई एक्टिविटी के बारे में पता लगाना है और उसके लिए हम हाइपोथेसिस को देखते हैं, मतलब हम उसके लिए इमेजिनेशन करते हैं और उस इमेजिनेशन को हम टेस्ट करते हैं, और उसके ऊपर अगर हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं, देन हम उसके ऊपर कोई रियलिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, और हमारा थर्ड ऑप्शन है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो वो क्यों करते हैं? वी डू रिसर्च टू सॉल्व एनी इमीडिएट प्रॉब्लम ऑफ थियरी। ओके, तो इसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। अगर हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो बाय यूजिंग रिसर्च, इमीडिएटली सॉल्व कर लो, तो उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। तो आप ये बताओ कि इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन इट। तो हमारा पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा, बिकॉज ये हेल्प करता है। इट इज नॉट द मेन पर्पज ऑफ रिसर्च। ये एक पर्पज है रिसर्च का, बट नॉट मेन पर्पज।
हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो है टू कंस्ट्रक्ट रियलिटी। तो ये हमारा मेन पर्पस है रिसर्च का, बिकॉज रिसर्च में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हाइपोथेसिस, और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्पस है रिसर्च का, दैट इज टू कंस्ट्रक्ट रियलिटी। तीसरा ऑप्शन है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर हमको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है थ्रू द रिसर्च, तो उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। तो ये एक टाइप है रिसर्च का, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है टू कंस्ट्रक्ट रियलिटी, दैट इज आंसर 2। So now next question is which one of the following statements is not correct? तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है, वो गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन है एनी पर्सन कैन डू रिसर्च। तो ये ऑप्शन है, ये तो करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज कोई भी पर्सन रिसर्च कर सकता है। रिसर्च में बी विदाउट अ हाइपोथेसिस। तो ये एक इनकरेक्ट भी नहीं है, बिकॉज हम अगर रिसर्च करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें हाइपोथेसिस होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ले लो, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में वी डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल और एनी इंडिविजुअल और ग्रुप और एनीथिंग। तो उसमें हम हाइपोथेसिस नहीं देखते, हम उस पर्टिकुलर पर्सन को देखते हैं और उसके ऊपर हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करते हैं। तो ये भी तो एक गलत स्टेटमेंट नहीं है। Okay, then third is research requires library facilities. Okay, so this is also a correct statement because research ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम है, उसके लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत स्टडी करना पड़ता है, तो उसके लिए yes we require library facilities. फोर्थ ऑप्शन है रिसर्च इज नॉट ऑलवेज सिस्टमैटिक। तो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, बिकॉज बिकॉज रिसर्च हमेशा एक सिस्टमैटिक ही रहता है। अगर हम लोग सिस्टमैटिक सर्च नहीं करेंगे तो हम उसको रिसर्च नहीं बोलेंगे। और जिन साइंटिस्ट ने रिसर्च के बारे में डेफिनेशन दी है, तो इन एवरी स्टेटमेंट उन्होंने बोला है कि रिसर्च ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है, ये एक सिस्टमैटिक सर्च है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आंसर 4, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है इट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च इज। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि रिसर्च का एक अच्छा मीनिंग है, मतलब द बेस्ट मीनिंग, द बेस्ट डेफिनेशन है। तो ऑप्शन है एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ऑप्शन सेकंड है एडॉप्शन ऑफ क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग फॉर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। थर्ड है अराइविंग एट जनरलाइजेशंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा। और फोर्थ है सर्च फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो रिसर्च ये एक साइंटिफिक मेथड है ही, दैट वी नो। अगर हमें कोई नॉलेज के बारे में पता लगाना है और अगर हमको उस नॉलेज को कहीं पर अप्लाई करना है, तो दैट वी कॉल इट एज रिसर्च एज वेल। ओके, तो रिसर्च ये एक साइंटिफिक मेथड है, दैट वी नो, बट इट इज फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन, बिकॉज जो सेकेंड ऑप्शन है वो है एडॉप्शन ऑफ क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग फॉर सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। बट ये एक सही मीनिंग है रिसर्च का, दैट इट इज द साइंटिफिक मेथड। रिसर्च में वी डू क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, बट द बेस्ट मीनिंग रिसर्च का होगा वो होगा साइंटिफिक मेथड। थर्ड ऑप्शन है अराइविंग एट जनरलाइजेशंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा। तो अगर हम कोई डेटा ऑब्जर्व करते हैं एंड उसके ऊपर हम कोई जनरलाइज करते हैं, मतलब कंक्लूजन निकालते हैं, तो दैट वी ऑल्सो कॉल एज रिसर्च, बट इट इज नॉट द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च। एंड फोर्थ है सर्च फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। अगर हम लाइफ के कोई यूनिवर्सल ट्रूथ्स के बारे में हमें जानकारी चाहिए, देन दैट वी डोंट कॉल इट एज अ particular type of research, or it is not the meaning of research, it can be the purpose of research. Okay, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च गिवन बाय रेडमन एंड मॉरी। तो यहाँ पे पूछा है कि रेडमन और मॉरी ने रिसर्च की कौन सी डेफिनेशन दी थी। तो ऑप्शन है सिस्टमैटिक एफर्ट टू सर्च फॉर न्यू नॉलेज। सेकेंड ऑप्शन है फाइंडिंग अननोन थिंग्स। थर्ड ऑप्शन है प्रेडिक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो जो रेडमन और मॉरी ने जो डेफिनेशन दी थी रिसर्च की, तो वो ये थी कि सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट
टू गेन न्यू नॉलेज। तो रिसर्च का जो डेफिनेशन था वो था एक सिस्टमैटिक एफर्ट होना चाहिए टू गेन अ न्यू नॉलेज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? व्हाट यू गाइस थिंक? तो ऑब्वियसली इनमें से फर्स्ट ऑप्शन आएगा, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि सिस्टमैटिक एफर्ट टू सर्च फॉर न्यू नॉलेज। ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर वन। Dash dash has established a close relationship between the growth of thinking and the developmental of mathematical concepts। तो यहाँ पे ये एक fill in the blanks वाला क्वेश्चन है, और उसके बाद में लिखा है कि अगर हम ग्रोथ ऑफ थिंकिंग और डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का रिलेशन देख लो, तो जब ये दोनों का रिलेशन देखोगे तो क्या डेवलप हो जाएगा? तो ऑब्वियसली रिसर्च डेवलप हो जाएगा। कैसे? जब भी हम स्कूल में जाते हैं, तब जब भी हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो थिंकिंग लेवल होता है वो धीरे धीरे ग्रो हो जाता है। और हमारा जो थिंकिंग लेवल होता है वो मेनली जब हम जब हम स्कूल में होते हैं तो मैथमेटिक्स के ज़रिए से ही पता लगता है। जैसे हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर जाते हैं, वैसे-वैसे हमारी थिंकिंग लेवल भी ग्रो हो जाती है। और और वो किसकी वजह से हो जाता है? इट इज़ हैपेंड बिकॉज़ ऑफ द रिसर्च। बिकॉज़ रिसर्च हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज़ रिलेशन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ थिंकिंग एंड द डेवलपमेंटल ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो हमारे ऑप्शंस थे रिसर्च, टेस्ट्स, इक्वेशन और डेमोंस्ट्रेशन। तो ऑब्वियसली हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है रिसर्च, इट इज़ द करेक्ट आंसर। गाइज, हम अब देखते हैं कि डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च क्या है जो साइंटिस्ट ने दिए हैं, बिकॉज अभी हमने देखा कि इन पर भी एमसीक्यूज आते हैं एंड वी हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशंस गिवन बाय साइंटिस्ट। तो हमारा पहला डेफिनेशन है गिवन बाय क्लिफोर्ड वुडी। तो उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि रिसर्च में क्या क्या होता है। रिसर्च में होता है डिफाइनिंग प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, कलेक्टिंग डेटा, रीचिंग कंक्लूजन, डिटरमाइन द कंक्लूजन। तो जो रिसर्च में आता है, तो रिसर्च में क्या-क्या आता है? रिसर्च में आता है हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, हमें उसके ऊपर हमें हाइपोथेसिस यानी कि इमेजिनेशन करना है, देन उसके बाद हमें डेटा कलेक्ट करना है और कंक्लूजन कंक्लूजन तक पहुंचना है। देन उसके बाद वी हैव टू डिटरमिन दैट कंक्लूजन वेदर हमारे हाइपोथेसिस पर वो सेट करता है या नहीं। तो ये जो डेफिनेशन थी रिसर्च की वो दी थी क्लिफोर्ड वुडी ने। सेकेंड थी डी स्लेसिंगर एंड एम स्टीफेंसन। तो उन्होंने क्या बोला था? रिसर्च क्या है? रिसर्च में क्या आता है? रिसर्च में आता है मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स फॉर पर्पज ऑफ जनरलाइजिंग टू प्रैक्टिस ऑफ आर्ट। आई नो दिस इज थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, बट इनमें क्या होता है, रिसर्च में होता है कि हम कोई भी थिंग ले लो, हम उसको मैनिपुलेट करते हैं और उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है कि हम उसको जनरलाइज करें, मतलब हम उस पर कोई कंक्लूजन निकालें। ओके, तो ये जो रिसर्च की डेफिनेशन थी वो दी थी डी स्लेसिंगर एंड एम स्टीफेंसन ने। थर्ड डेफिनेशन दी थी रेडमन एंड मोरी ने। तो इसके ऊपर हमने अब भी एमसीक्यू देखा कि रिसर्च क्या है। रिसर्च ये एक सिस्टमैटिक तरीका है टू गेन न्यू नॉलेज। फोर्थ है एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश। तो इसमें जो रिसर्च की डेफिनेशन लिखी थी वो थी अ केयरफुल इंक्वायरी थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा था कि रिसर्च एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, एक केयरफुल इंक्वायरी है। और किसके ज़रिए? तो थ्रू द सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। अगर हमें कोई नए फैक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज थ्रू केयरफुल इंक्वायरी, देन उसको हम रिसर्च बोलते हैं। तो ये सारे हमने डेफिनेशंस देखी रिसर्च की। और इसके बाहर भी बहुत डेफिनेशंस है रिसर्च के जो भी कोई साइंटिस्ट ने दी है, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने दी है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स टू सॉल्व द एमसीक्यूज। और जैसे आप एमसीक्यूज को एवरीडे प्रैक्टिस करोगे और मेरे वीडियोस देखोगे, तो आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। ओके, so thank you for watching this video. So if you guys have any queries, then please ask me in the comment box or stay tuned for my next video lecture.